नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। आज मंथन दो विषयों पर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये शब्द बहुत बार दोहराया गया इस देश में। किसान आंदोलन में तो दिन में कई सौ बार इस शब्द का प्रयोग होता रहा और शायद तभी यह शब्द इतना ख्याति लब्ध हो गया है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये किसानों की फसलों के लिए तय किया जाता है। बहुत दिनों से लगातार विपक्षी दल, किसान संगठन इस बात की मांग कर रहे थे कि किसान आंदोलन के दरमियान सरकार ने जो वादा किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज करने का, बढ़ाने का, या उसे किसानों की आय दोगुनी करने लायक बनाने का, वह अभी तक नहीं किया। 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, और ये मांग इसी मुद्दे पर विपक्ष खेल रहा था। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक आज हुई और इस बैठक में कई फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया गया। अच्छा खासा दालें, अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, बहुत सारी फसलों का मूल्य बढ़ा दिया गया। हमारे एक साथी हैं अजीत सिंह, वो कह रहे थे कि गेहूं का कब बढ़ेगा। शायद गेहूं का मुझे नहीं लगता है कि बढ़ा है। अजीत एक किसान परिवार से आते हैं, वो नौकरी भले ही हमारे चैनल में करते हैं, लेकिन उनका जीवन, उनका परिवार का जीवन, उनके कुछ बीघे खेत जो बहुत कम ही हुए हैं उनको लेकर उन पर टिका हुआ है। और जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है और गेहूं के उत्पादक बहुत सारे हैं भी। अजीत की चिंता जायज़ है। तो आज पहला मुद्दा ये है कि 2000 का चुनाव और एमएसपी पर दांव, क्या ये दांव कारगर होगा? ये बड़ा सवाल। और जब ये हम मुद्दा तय कर रहे थे, या यूँ कहें कि इस मुद्दे को हमने तय कर लिया था, उसी दरमियान लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जहाँ बार बार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे नेता हो, मंत्री हो, सारे लोग, उनकी जुबान पर लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर आता है। ऐसा लगता है कि कोर्ट का जो हथौड़ा चलता है ऑर्डर ऑर्डर वाला, ऐसा फील कराते हैं नेता कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त है। बिल्कुल माफिया का दमन हो चुका है, कार्रवाई हुई भी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। इनकाउंटर हुए हैं, उससे भी अपराध काबू में आया है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की छाती पर आज लखनऊ कोर्ट के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चली। ये शब्द बड़ा कठोर है, हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों को सूट ना करे, बहुत सारे लोग इस शब्द को संवैधानिक भी कह सकते हैं, असंवैधानिक भी कह सकते हैं, लेकिन वाकई जो मेरी फीलिंग है कि जो कानून के मंदिर में, जिसे कोर्ट कहते हैं, लखनऊ के सिविल कोर्ट में ताबड़तोड़ शूट आउट हुआ और कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई में आया गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा मारा गया। एक बच्ची को गोली लगी, बच्ची की मां को गोली लगी, हल्की फुल्की चोटें पिता को भी उसके लगी। ये लोग भी कोर्ट में अपने मुकदमे की सुनवाई या जमानत के सिलसिले में आए हुए थे। इसी तरीके से कहा जा रहा है कि 2 सिपाहियों को भी गोली लगी। जिस दौरान ये शूट आउट कोर्ट में हुआ, उस दौरान दूसरे मामलों के लिए भी तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। अफरा तफरी हुई, जो पुलिस थी सुरक्षा में वो भाग गई और वकीलों ने एक आरोपी को पकड़ लिया। जब उसका चेहरा सामने आया तो महज 18-20 साल का वो नवयुवक विजय कुमार यादव जौनपुर के सुल्तानपुर का रहने वाला निकला। अब तक ये पूरी कहानी कथा काया नजर आई है। संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा कुख्यात अपराधी था, इसमें कहीं कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, कल्याण सिंह की कैबिनेट मिनिस्टर रहे। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरा रहे, और कभी अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उनका सबसे करीबी उत्तर प्रदेश में अगर कोई था तो वो थे फर्रुखाबाद के ब्राह्मण नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में मुख्य शूटर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा ही था, और उसी मुकदमे में संजीव महेश्वरी उम्र कैद की सजा काट रहा था। बहुत सारे करीब 2 दर्जन मुकदमे संजीव महेश्वरी पर चल रहे थे, जिसमें 17 मुकदमों में वह बरी हो चुका था क्योंकि कोई गवाही देने नहीं आया। संजीव महेश्वरी की पत्नी
पायल महेश्वरी आरएलडी के टिकट पर 2022 का चुनाव भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लड़ चुकी हैं। पायल महेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखकर यह आशंका जताई थी कि उनके पति की पेशी के दौरान हत्या हो सकती है। ऐसे कौन से वो संकेत और संदेश थे जो पायल महेश्वरी ने बहुत पहले पढ़ लिए थे और ये पत्र लिख दिया था और आज हत्या हो गई संजीव महेश्वरी की। अपराधी की हत्या हो या किसी एक आम आदमी की हत्या हो या किसी खास आदमी की हत्या हो, हत्या हत्या है और वो सीधे सीधे कानून व्यवस्था का दावा करने वाले लोगों की पोल खोलता है और इस तरीके के घटनाक्रम कानून व्यवस्था का सीना चीरते हैं। आप कह सकते हैं कि अतीक अशरफ अपराधी थे, लेकिन पुलिस हिरासत में वो मारे गए। उत्तर प्रदेश की चाहे जौनपुर कचेरी हो, बहुत सारी कचेरियों में हाल में शूट आउट हुए हैं। दिल्ली में भी साकेत कोर्ट में शूट आउट हुआ है। इस तरह अब एक तरीके से देखा जा रहा है कि कोर्ट में अस्पताल ले जाते समय तमाम जगह पुलिस अभिरक्षा में शूट आउट होते हैं और हमलावर कभी पत्रकार बनकर आते हैं, कभी वकील बनकर आते हैं। संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा के कातिल वकील बनकर आए थे। अभी तक ये कहा जा रहा है कि एक ही आदमी था जो पकड़ा गया, लेकिन कुछ और लोग भी थे। इसमें भी जांच चल रही है, छानबीन की जा रही है। तो मंथन में आज ये भी हम सवाल उठाएंगे कि क्या जिस विपक्ष को पानी पी पी कर सत्ता पक्ष कोसता है कि वो गुंडों की सरकार थी, ये क्या हो रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, किन किन फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है और कितनी बढ़ाई गई, ये सारा डिटेल अभी आपकी स्क्रीन पर होगा जो हमने आपके लिए जुटाया है। लेकिन सबसे अहम बात है कि क्या किसानों को ये एमएसपी सूट कर रही है क्या? क्योंकि कल ही उत्तर प्रदेश में अपने जो लोक जागरण अभियान में अखिलेश यादव निकले हैं रथ लेकर और गांव-गांव और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों पर अखिलेश का रथ जाएगा। जगह जगह बूथ प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं और वो लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने गेहूं खरीदने की जो व्यवस्था की थी उसमें कारपोरेट की जेब में पैसा चला गया। सारा जो गेहूं है कारपोरेट ने खरीद लिया, सरकार ने नहीं खरीदा, क्योंकि सरकार ने एमएसपी नहीं बढ़ाई थी। यूँ कहिए कि जो मूल्य है, जिस मूल्य पर किसान अपना गेहूं बेचना चाहते थे वो मूल्य नहीं दिया। प्राइवेट प्लेयर ने वो खरीद लिया, बड़े बड़े वेयर हाउसेज में डंप कर लिया और उस डंपिंग के बाद अब यही जो बड़े प्राइवेट प्लेयर हैं, कॉरपोरेट हैं, वो पैकेट बंद आटा बेचेंगे और वो लोग महंगे दामों पर खरीदेंगे। अखिलेश यादव कह रहे थे कि ये पैसा आम किसान के जेब में जा सकता था। सरकार की जो मंशा आय दोगुने की करने की है किसानों की, उस मंशा को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन फ़ायदा तो कॉरपोरेट को पहुंचाना था, तो किसान के जेब में कैसा पैसा जाए, ये आरोप अखिलेश यादव लगा रहे थे। कल ये आरोप लगा, मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश यादव के आरोप लगाने के बाद आज नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में ये निर्णय ले लिया। ये निर्णय पहले से हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से पूरे देश के किसान इस बात को मांग कर रहे थे और चुनाव आ रहा है तो जाहिर सी बात है किसानों को कोई नाराज लंबे समय तक रख नहीं सकता। हालांकि किसान सम्मान निधि एक कारगर हथियार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उसे उसकी दोबारा सत्ता में वापसी के लिए, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी पत्रकारों को दी, आप भी सुनिए। बाजरा, रागी, मेज, तुर, अरहर दाल, उड़द, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, निगर सीड, इन सभी में लगभग 6 से 7% की वृद्धि इस खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए की गई है। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि 6 से 7% एमएसपी बढ़ाई गई है और इसमें कुल मिलाकर ये स्थितियां, ये परिस्थितियां निकल कर सामने आई हैं और काफ़ी कुछ इसमें लाभ भी हो रहा है। मुझे लगता है कि कुछ वो ग्राफिक्स भी दिखा दिए जाएं जिनमें ये कहा गया है कि जो क्या तुलनात्मक जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है
वो भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से एमएसपी बढ़ा है। धान का एमएसपी बढ़ा है, मूंग का बढ़ा है, अरहर का बढ़ा है, उड़द का बढ़ा है। आप देखिए तुलनात्मक रूप से हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो कुल मिलाकर ये जो उड़द है, मूंगफली है, मक्का है, 2022-23 का और 23-24 का जो आज इसकी घोषणा की गई है, तो उसमें 6 से 7% टोटल बढ़ोतरी की गई है। सबसे बड़ी बात है कि किसान इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, ये बड़ी बात होगी। और ये लगातार चीज़ें होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, लेकिन किसानों को लेकर क्या ये जो एमएसपी घोषित की गई, किसान क्या इसको लेकर संतुष्ट होंगे क्या, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये देखने वाली बात होगी। सीधे बिना काफ़ी कुछ भूमिका हम लोगों ने आपके सामने रख दी है। अब बिना किसी और भूमिका के हम सीधे मंथन शुरू करते हैं, मेहमानों का परिचय कराते हैं। जेपी लोहिया भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। लोहिया जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मलिक जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। भुवन भास्कर जोशी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत जोशी साहब, बहुत धन्यवाद। चौधरी सवित मलिक हमारे साथ राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत स्वागत चौधरी साहब। संजय दौरलिया नेता हैं, किसान नेता हैं हमारे साथ, वो भी जुड़ेंगे। और डॉक्टर योगेश बंधु कृषि अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार सभी मेहमानों का। अभी ये मुझे बताया गया है कि जेपी लोहिया थोड़ा देर में जुड़ेंगे, नहीं आ गए हैं जो लोहिया जी, माफ़ी के साथ में। मुझे लगता है कि सारे हमारे मेहमान धीरे धीरे आ ही गए हैं। मंथन की शुरुआत मैं एक रिएक्शन के साथ में करता हूँ। चौधरी सवित मलिक के पास जाता हूँ, क्योंकि चौधरी साहब लगातार कहते रहते हैं कि भाई किसान बहुत परेशान है, और है भी परेशान किसान, और एमएसपी की मांग बहुत दिनों से ये लोग कर भी रहे थे किसान यूनियन वाले। अब जो मांग थी चौधरी साहब, नरेंद्र मोदी ने दिल दरिया कर दिया है। चौहान साहब, एमएसपी इन्होंने बढ़ाई है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसी एमएसपी का हम करें क्या जिसको सरकार घोषित करे और दिला ना पाए। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार तय करती है, सरकार की एजेंसियां तय करती है कि कम से कम इतना भाव किसान को मिलना चाहिए। आज जो हरियाणा में हुआ है, गुरनाम सिंह चड़ूनी को और वहां लोगों को पीटा गया है, उन्होंने यही कहा था, उनका इतना गुनाह था कि हमको एमएसपी दे दो। सूरजमुखी की एमएसपी 6400 रुपए है, वहां पर खरीद 4200 रुपए में हो रही है। 1000 रुपए भावांतर दिया जाता है, किसान को फिर भी 1000 रुपए क्विंटल का नुकसान हो रहा है। हम लगातार ये मांग करते रहे हैं कि किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। मैं किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ है वहां पर। मैं सहयोगियों से कहूंगा कि वो दृश्य भी जरूर दिखाए जाएं। जो हमारी फसल को आपके द्वारा तय की गई एमएसपी से नीचे खरीदता है, उस पर सजा का प्रावधान बना दो। तो सरकार झुंझुना बन जाती रहे, कुछ मिलना है नहीं, एमएसपी कर दे, कुछ भी कर दे और मिले वापस 200 रुपए, तो फायदा क्या है उस एमएसपी का। जेपी लोहिया साहब, किसान नेता को आपने सुना, वो कह रहे कि एमएसपी आप कुछ भी तय कर दो, किसान को कह दो कि भाई तुम राजा बन गए हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, लेकिन उन्हें तख्त में बैठने कौन दे रहा है? लाठियां चल रही हैं। ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं हरियाणा की। कल से लगातार आज तक हम लोगों ने चलाई, किसान पीटे गए हैं और वहां पर वो मांग कर रहे थे सूरजमुखी को लेकर। जेपी लोहिया,
मैं जेपी लोहिया के पास आऊं उससे पहले किसानों के इस देश के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ गए हैं। टिकैत साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आप लोगों की बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी एमएसपी 14 महीने तक आप लोगों ने जबरदस्त आंदोलन किया और बार बार याद दिला रहे थे आप कि भाई ये एमएसपी कब लाओगे, कब ठीक इसकी गारंटी कब दोगे। आज नरेंद्र मोदी जी ने दिल दरिया कर दिया है, क्या कहेंगे राकेश जी? नहीं, क्या करा उन्होंने भाई, जानकारी सही रखो ना, तो करा क्या उन्होंने। एमएसपी पे कुछ फसलों पे रेट बढ़े जी, तो फसलों पे रेट बढ़ने से खरीद थोड़ा हो रही है। हमने ये कहा कि एमएसपी गारंटी कानून उसमें ही आएगा कि सरकार को जो खरीदना हो खरीदते, प्राइवेट आदमी भी उसके नीचे पे खरीद ना करें। भाई सरकार ने बढ़ा दिया, खरीद होती नहीं। हरियाणा में क्या हुआ कल? उसी का तो जिक्र कर रहे हैं हम लोग, उसी का जिक्र कर रहे हैं कि लाठियां चली, मारे गए किसान, पीटे गए किसान, उसी का जिक्र कर रहे हैं आज। हरियाणा में तो यही है ना जी। भाई, वहाँ सूरजमुखी 40 रुपया किलो बिक रही, सरकार का रेट है 64 रुपया किलो का। वे कह रहे हैं कि भाई जो सरकारी रेट है, भारत सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया है, आप उसका खरीद कर लो। आप नहीं खरीद करते, उसका कानून बना दो। वो है नहीं, अब रेट बढ़ा दिया, कागजों में रेट बढ़ गया, खरीद है नहीं। भाई रेट बढ़ गया, आप उसको कहाँ बेचते उसको, ये बता दो हमको रास्ता। ये देश को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मतलब एमएसपी की गारंटी वाला बिंदु फिर गोल कर गए राकेश टिकैत सरकार। और सर एमएसपी गारंटी कानून की तो लड़ाई है, वो कानून कहाँ बना रहे हैं? तो उस मांग पर तो अभी अडिग है ना अब। और हम क्या को छोड़ रहे थे मांग को। अच्छा, हमारी डिमांड है कि एमएसपी गारंटी कानून बने। अच्छा, गारंटी हो जाने के बाद फिर क्या हो जाएगा राकेश जी? क्या सारे लोग मजबूर हो जाएंगे खरीदने के लिए फिर उसी रेट पर? नहीं, उसमें जब कानून बनेगा, भाई सरकार को जितना खरीदना 10%, 20%, 40% जी, वो खरीद ले। लेकिन जो व्यापारी जब फसल आती है उस टाइम पर सस्ता करता है, वो खरीदेगा नहीं। एक कानून बन जाएगा, भाई इससे नहीं खरीदोगे आप। वो सस्ता बिकता तो है नहीं। आपने देश में कोई चीज सस्ती बिकती देखी? टमाटर अमरोहा में हम गए 10 दिन पहले, टमाटर उनका 30 किलो की कैरेट 50 रुपए की बिक्री थी जी, और उसकी जो भराई थी कैरेट तोड़ने की, लेबर की कॉस्ट वो 20 रुपया थी जी, तो 30 रुपए 1 रुपया किलो बिक रहा था। जी। हमने वहां पर कहा भाई शहर में तो सस्ता है नहीं, भाई शहर- दिल्ली जैसे उसमें 30 रुपए किलो टमाटर का रेट, हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश में 20-22 बिक रहा, उत्तर प्रदेश में 20-22 बिक रहा 20-22 बिक रहा। छोटे शहर में उत्तर प्रदेश में 20-22 बिक रहा। जी। लेकिन किसान का 1 रुपया जा रहा है, बीच का कहाँ जा रहा है? हमने ये सवाल करा। हमने कल फिर उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि 10 रुपए के आसपास का हमारा रेट हो गया आपके एक बयान से। तो इसका मतलब कुछ न कुछ बयान से हरकत हुई और उसका रेट बढ़ गया। तो ऐसे ही गारंटी कानून अगर सरकार बना दे, इनको क्या दिक्कत है बनाने में? हमने बार बार कहा आपको जो खरीद करनी हो आप खरीद कर लो, लेकिन व्यापारी को क्यों सपोर्ट करते हो? ये सरकार व्यापारियों की है, ये सब देश को लूटना चाहते हैं। इस देश की पूरी जमीन ये व्यापारी को देना चाहते हैं, किसान को गरीब करना चाहते हैं, मजदूर को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के उद्योग धंधे एक व्यापारी को देना चाहते हैं, छोटे व्यापारी को भी खत्म करेंगे ये। तो ये तो भाई जो सरकार है ये बड़े व्यापारियों की सरकार है। हमारी लड़ाई ये है हमारी। राकेश जी, ये जो कुछ पैसे बढ़ा दिए हैं, कुछ मूल्य, समर्थन मूल्य बढ़ा दिया कुछ फसलों को, अभी पीयूष गोयल साहब इसको बड़ी गर्व से घोषणा कर रहे थे कि 6-7% हमने बढ़ा दिया है, बड़ा लाभ मिल जाएगा। इसका कोई फायदा बिल्कुल नहीं होगा क्या किसानों को? भाई खरीद तो दोनों उसको बढ़ा दिए, अब पैसे है नहीं बढ़ा दिए। वही आप जिस चैनल में आप काम करते हो उसमें कह दीजिए आपकी तनख्वाह बढ़ा दी, दुगनी कर दी, और देते है नहीं। भाई उससे कोई कहने से कोई लाभ है क्या? आम जनता को तो ये है कि जिस बढ़ा दे, देखो सरकार बढ़ा रही थी, किसान खामखा लड़ रहे,
भाई बढ़ा दिए तो पैसे तो चाहिए उसके। कहीं वो पैसे 24 कौन का देगा? चुनाव ये तो नहीं है बताओ। दिमाग में इनके कि भाई किसानों को लॉलीपॉप देते रहो? भाई यही है, आम जनता में भ्रम फैलाते रहो कि हम किसानों को वोट दे रहे भाई। और ये जो बढ़ाते हैं, क्विंटल के रेट है 100 केजी के। जी ये 100 केजी के रेट है। अगर इसको उसमें केजी में करोगे तो ये पैसों में बढ़ते हैं। जी ये देश को नहीं पता। ये कह रहे जी हमने तो 100 रुपए बढ़ा दिए जी। तो किसानों को, उसको आम पब्लिक को लगे जी 100 रुपए बढ़ाए। अरे 100 रुपए 100 किलो पे बढ़ाए, 1 रुपया किलो बढ़ाया। जी हम अब बात केजी में करेंगे, किलो में करेंगे देश के सामने। जी जिस चीज में हम खरीद करते हैं उसी चीज के भाव बताने चाहिए ना। ठीक बात है, ठीक बात है। तो राकेश जी, अब एक देश के सबसे बड़े किसान नेता आप हैं, सर्वमान्य किसान नेता के रूप में आपको देश जान रहा है, किसान भी आपकी तरफ देख रहा है। एमएसपी की गारंटी को लेकर अभी कोई हाल में कोई योजना है सरकार से बात करने की? क्या कोई आंदोलन की, उन्हें याद दिलाने की कुछ है योजना क्या आपके दिमाग में भी हाल में? अभी कोई गारंटी कानून पे हम तो बात सरकार कर ही नहीं रही। अच्छा, गारंटी कानून पर तो जब होगा जब सरकार किसान से बात करेगी। सरकार किसी से भी बात नहीं कर रही। 22 जनवरी 2021 के बाद में भारत सरकार ने किसी भी किसान से बात नहीं करी। देश का किसान धोखे में मत रहना कोई भी। 2.5 साल हो गए हमारे से या किसी भी किसान संगठन से भारत सरकार ने बातचीत नहीं करी। अच्छा, इन मंडियों में जो किसान मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, या अपनी अपनी जिन्स लेकर भी जा रहे हैं, वो पूरे साल मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी खपा देते हैं, अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखते, और जब वो मंडी में जाते हैं तो उन पर लाठियां चलती हैं। इसको लेकर किसान संगठन क्या करने जा रहे हैं? किसानों को कैसे बचाएंगे? कम से कम लाठी से तो बचा लो भाई। हमने कहा कि फसल बेच के उसको कोई लाभ नहीं हो रहा, जमीन बेच के वो जरूर अपना घर बना सके। और इनकी पॉलिसी है कि किसान अपनी जमीन बेचे। 2047 तक जब देश आजादी का जश्न मनाएगा, जो भारत सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक का टारगेट हमारा है, 2047 तक 70% जमीन किसानों की व्यापारियों के पास में चली जाएगी, देश में लेबर बढ़ जाएगी। ये हालात 2047 तक होंगे। जमीन बेच के किसान गुजारा कर रहा, फसल बेच के उसका गुजारा है नहीं। तो अब इसके आगे क्या रास्ता है? संगठनों के पास, किसानों के पास क्या रास्ता है? इसके आगे है आंदोलन। अच्छा। आंदोलन देश में बड़े एक आंदोलन में जरूरत है। हम पूरे देश भर में जाएंगे, को फिर इकट्ठा करेंगे। ये किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। देश में बहुत किसान संगठन ये हमारे हैं और हम उनको जोड़ने का काम करेंगे। देश में फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ रही है। इसके लिए तैयार हैं आप राकेश टिकैत? आखिरी सवाल आपसे, आप तैयार हैं राकेश जी? बहुत शुक्रिया, शायद नेटवर्क कट गया है। ये किसान नेता राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस देश के बड़े किसान नेता हमारे साथ जुड़े थे। वो कह रहे हैं कि आंदोलन और ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। 2047 तक राकेश टिकैत आशंका जता रहे हैं कि 2047 तक किसानों की जमीन उद्योगपतियों और खास उद्योगपतियों के हाथ में होगी, ये आशंका है। और एक बड़े आंदोलन की जरूरत भी वो बता रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और सीधे जेपी लोहिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके पास चलते हैं। लोहिया जी, दो किसान नेताओं को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे एमएसपी की गारंटी उन्होंने मांगी थी और आप 2-3-4% बढ़ा के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उनके ज़मीनें बिकवा के
उद्योगपतियों को देने की साजिश बीजेपी की सरकार कर रही है। अभी राकेश टिकैत ने भी कहा, चौधरी सवित मलिक ने भी कहा, इस बात को कहा। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई आप एमएसपी 100 किलो की बढ़ाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 1 किलो में जिससे हम जो आम आदमी हो तो खरीदता किलो में ही है ना, आटा खरीदता है, दाल खरीदता किलो में खरीदता, तो 1 रुपया बढ़ रही है। तो आपने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और किसान खुश फहमी में ना रहें? ये सरकार इनकी नहीं है, इन्हें बर्बाद कर देगी। जेपी लोहिया। देखिए दुर्गेश जी, मैं राकेश टिकैत जी का बहुत सम्मान करता हूं और मैं राकेश टिकैत जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आज से पहले एमएसपी किलो के हिसाब से बढ़ती थी क्या, क्विंटल के हिसाब से नहीं बढ़ती थी क्या? जैसा कि अभी राकेश टिकैत जी कह रहे थे, हमेशा एमएसपी जो तय होती है, उसका जो मूल्य तय होता है वो क्विंटल में ही होता है। और भारत सरकार ने आज का जो दिन है किसानों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही हर्ष का दिन है। आज माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने सारी चीजों को विस्तार से देश के सामने रखा है। जो जो मूल्य समर्थन बढ़ाए हैं वो सारे देश की और किसानों की भलाई के लिए सारा काम मोदी कैबिनेट ने किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं, दुर्गेश जी 2024 से चुनाव आने वाला और अभी अगर सरकार, कोई भी सरकार हो, मैं आज की सरकार की बात करूं, कोई भी सरकार हो, अगर चुनाव को देखते हुए कुछ हमारे जो किसान भाई के रूप में खड़े होते हैं वो लोग इस तरह का विरोध करेंगे, तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो रियल किसान है देश के वो विरोध में नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी आज एमएसपी तय हुई है वो किसानों के हित में हुई है, देश के एक एक किसान, गरीब किसानों के हित में हुई है। और मैं क्या कहना चाहूंगा कि सरकार कितना कुछ भी कर लेगी, मैं लोहिया जी वो कह रहे हैं मिलती कहाँ है? टिकैत साहब तो हमें को नसीहत दे गए, वो कह रहे हैं कि भाई आप जिस चैनल में काम करते हैं आपकी तनख्वाह 4 गुनी कर दी जाए, लेकिन अगर मालिक तनख्वाह नहीं देगा तो आप बढ़ाते रहे तनख्वाह। वो ये बात कह रहे हैं। और अभी एक उदाहरण हरियाणा में है कि 4000 में उनका खरीदा जा रहा है, एमएसपी 6400 है, किसान लाठी से मारा जा रहा है। इसका कोई इलाज करिए ना। अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं। कंप्लीट करिए जल्दी, फिर डॉक्टर योगेश बंधु के पास जाऊंगा मैं। लोहिया जी अनम्यूट करिए, बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं हम आपको। आपका ऑफिस अगर आपकी तनख्वाह बढ़ाए, मुझे लगता है कोई व्यवधान है। इस बीच एक संजय दौरलिया भी जुड़ गए हैं, किसान नेता, और भुवन भास्कर जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं लोहिया जी का जो कमेंट है कंप्लीट करना चाहूँगा। लोहिया जी कंप्लीट करिए, फिर मैं जाऊँ आगे। तो क्या ऐसा संभव है देश के अंदर, जैसा अभी राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि खाली कागजों पे घोषणा है? मैं दावे के साथ कहता हूं ये मोदी कैबिनेट की घोषणा है। ऐसा होता है ना यूपीए सरकार में, ये एनडीए सरकार में ऐसा नहीं होता। और मोदी सरकार पूर्ण रूप से अपने गरीब किसानों के साथ खड़ी है। अच्छी बात है लोहिया जी, अच्छी बात है। अपनी सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। भारत सरकार की हम भी प्रशंसा करते हैं। आपकी पार्टी की सरकार, आप उस एंगल से प्रशंसा करते हैं, हम भारत की सरकार की प्रशंसा करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये सवाल तो है ना, बड़ा कचोटने वाला सवाल हमसे कर गए हैं राकेश टिकैत। वो कह रहे हैं आपकी तनख्वाह अगर 2 गुनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए और आपका मालिक तनख्वाह ना दे तो फायदा क्या? चौधरी सवित मलिक कुछ कहना चाह रहे थे, 5 सेकंड में दूंगा, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। साहब ये कहना चाह रहा था कि इन्होंने तमाम सारी चीजें गिनाई। भाई अब छोटी सी चीज मांग रहे हैं कि जो आप भाव तय करते हो उसकी गारंटी दे दीजिए और आपको कुछ नहीं करना। ये कहना है इससे कम खरीदेंगे तो इस पर सजा का प्रावधान है। लेकिन उसमें जो आपके उद्योगपति मित्र हैं जो आपको चंदा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वहां दिक्कत आती है क्या? ये इस जनता को बता दीजिए। बताइए भाई, 5 सेकंड में बताइए, 5 सेकंड में। तो कोई उद्योगपति नहीं है दुर्गेश जी। आप देखिए कोरोना काल को, भारतवर्ष के अंदर 80 करोड़ लोगों को अगर इन्हीं हमारे अन्नदाता, लोहिया जी जो पूछ रहे अगर पता हो तो वो बता दो। लोहिया जी जो पूछ रहे अगर पता हो तो उतना बता दो, बाकी सब समझदार है। अरे आप लोहिया जी, आपकी सरकार बांट रही तो यही अन्नदाता तो उगा रहे हैं।
कहीं आप ईरान तुरान से थोड़ी अन्न लेकर आ रहे हैं, ये भारत के किसान ही उगा रहे हैं, उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। भारत के किसान उगा रहे हैं, इन्हीं की बात हम कर रहे हैं। जो भी अनाज पैदा होता है, मैं इन्हीं की बात कर अरे रहा हूं। आप एमएसपी देना चाहते हो, आप एमएसपी देना चाहते हो तो बनाओ कानून। चौधरी साहब माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ। चौधरी साहब, लोहिया साहब, मैं रोक रहा हूँ। के दबाव में हो। लोहिया साहब, जो आपको खरीद लिया है, जो उनके सामने आप नहीं बोलते। चौधरी साहब, नए कानून लेके आते हो। चौधरी सवित मलिक और लोहिया जी, आप दोनों शांत हो जाइए कृपया। उनके चंदे के नीचे चौधरी साहब, लाठी मार रहे हो। चौधरी सवित मलिक शांत हो जाइए कृपया। डॉक्टर योगेश जी के पास जाऊंगा। योगेश बंधु जी, डॉक्टर साहब, ये चर्चा फिर बड़ी उलझ जाती है कुल मिला के। आप कृषि अर्थशास्त्री हैं, इन सब चीज़ों से, जैसे आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया गया 6 से 7%, गोयल साहब ने कहा हमने बढ़ा दिया, टिकैत साहब ने कहा धोखा है, अब मार्केट में बिकी कहाँ रहा सपोर्ट प्राइस में। किसानों से क्या इस तरह की जो वृद्धियाँ होती हैं, किसानों की क्या आर्थिक स्थिति बढ़ पाती है, उनकी स्थिति सुदृढ़ हो पाती है कि नहीं हो पाती है, और जो आपका कृषि अर्थशास्त्र क्या कहता है? दुर्गेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर हमारे साथी अन्यथा न लें तो चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और चाहे एक आज पक्ष में है कल दूसरा विपक्ष में है, इनकी मतलब एमएसपी को कुछ इस तरह से देश में प्रस्तुत कर दिया गया है कि दोनों, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पे लड़ते हुए दिखना इनकी मजबूरी है। आपको सत्यता बताएं, 1966-67 में जब एमएसपी लागू किया गया था केवल 2 फसलों के लिए, जिसमें गेहूं और चावल था, तो उस समय ये था कि किसानों को सही कीमत दिलाई जाए और जो खाद्यान्न की कमी हो रही है उसके लिए अनाज इकट्ठा करके वितरित किया जाए। धीरे धीरे ये दूसरे चीजों में कन्वर्ट होता रहा। अगर हम किसानों के हित की बात करें तो यहाँ पे बैठे हुए हमारे सभी साथी जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो उन्हें जानना चाहिए कि जो एमएसपी है, हमारा देश में जो कुल खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है लगभग 3120 लाख क्विंटल से ज्यादा हो रहा है, तो उसका 40% ही हमारे पास स्टोरेज है। आपको ध्यान होगा, अभी 1 हफ्ते पहले सरकार ने कहा था कि हम हर ब्लॉक में स्टोरेज बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इकट्ठा करें। एमएसपी जो मिलता है, शांता कुमार कमेटी ने बताया था कि खाली 6% किसान है, 6% किसान है जिनको एमएसपी का फायदा मिल पाता है, और देश में 100 से ज्यादा फसलों में से केवल 22-23 फसलें हैं जिनको एमएसपी मिलता है, और इन 22-23 फसलों में भी केवल गेहूं और चावल प्रोमिनेंट हैं जिसको एमएसपी मिल पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार के पास 100 टूल हैं जिसमें से एमएसपी एक हो सकता है जो किसानों को लाभ दे सकता है। अभी किसानों के नेता राकेश टिकैत जी कह रहे थे कि परचेज नहीं हो रही, उनकी बात सही है, क्योंकि इसमें क्वालिटी डिफाइन होता है कि जो फेयर एंड एवरेज क्वालिटी होगी उसी का परचेज सरकार करेगी। किसान को पता नहीं होता है कि जो उसने उत्पादन किया, पूरे देश में हजारों तरह के बीज हैं एक ही फसल के, तो जब वो लेके जाते हैं तो कई बार वहाँ पे डिनाई हो जाता है, देर से पहुँचते हैं, वजह तमाम है जिसकी वजह से वो परचेज नहीं हो पाता है। तो और इसमें से छोटे किसान को फायदा नहीं है। एमएसपी का फायदा आप देख रहे होंगे, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान इसका ज्यादा फायदा उठा पा रहे हैं, क्योंकि वो बड़े किसान हैं, ज्यादा संगठित है, बड़े स्केल पे उनके पास मार्केटेबल सरप्लस है। तो छोटे किसानों को तो वास्तव में इसका जो हम कहें कि हम जिस उद्देश्य को लेके एमएसपी इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो नहीं पहुंच रहा है। इसके बदले हम, जैसे अभी ये किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, अब आपको पता होगा कि हमारे देश में किसान की औसत आय लगभग 24,000 रुपये वार्षिक है। 6,000 रुपये उसको देने का मतलब ये है कि 3 महीने के बराबर इनकम आप उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं सीजन में, क्रॉप सीजन में, जिससे कि वो जो है इनपुट खरीद सकता है। तो इसको ज्यादा व्यापक बनाने की जरूरत है, इसकी जगह कि हम एमएसपी पे लड़ते रहे। और ये सभी जानते हैं कि एमएसपी 2-3 फसलों पे ही परमानेंटली मिल रही है, तो इसका वास्तव में फायदा होने नहीं जा रहा। थोड़ा सा करेक्शन आपको करना चाहेंगे। आपने जो क्लिप दिखाई कि 6-7% बढ़ा हुआ है, तो और दूसरा आपने शुरुआत बात की थी कि गेहूं का नहीं बढ़ाया इन्होंने, तो 2 बार एमएसपी साल में घोषित होती है, एक बार रबी सीजन में। नहीं, ये तो खरीफ की है। मैंने एक उदाहरण दिया था, मैंने ये नहीं कहा था कि बढ़ाया गया, मैंने कहा मेरे साथी पूछ रहे थे कि गेहूं में कितना बढ़ा। मैंने ये भूमिका बनाई थी, ना कि मैंने ये नहीं कहा था गेहूं, क्योंकि वो रबी और फसल अलग अलग फसलों में, खरीफ में और रबी में अलग अलग होता है, तो जो जिसकी फसल उसी में बढ़ेगा। तो ठीक बात है आपकी जी। उसकी कीमत में उसका एमएसपी 7% बढ़ाया गया है, तो 7% नॉमिनल ये है, हम ये नहीं कहेंगे कि इसका कोई वास्तविक लाभ मिलने जा रहा है किसान को, लेकिन ये है कि इन्फ्लेशन से आपको प्रोटेक्ट करता है, बस इतना भर है। तो हमारा ये कहना है कि एमएसपी के अलावा और जो तमाम तरीके हो सकते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।
जो केवल 6% किसानों को केवल 2 उपज को 3 उपज को फायदा पहुंचा रहा है। बेहतर है कि हम कृषि को बढ़ाने के और दूसरे उपायों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमें। ठीक बात है। मैं मलिक जावेद के पास जाऊंगा, काफ़ी देर से बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं और बीच बीच में वो मुझे लगता है कि ओवरलोड भी हमें होते दिख रहे हैं। मलिक जावेद अंसारी साहब बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा चौहान साहब, ये सरकार जो है एक नीति पे काम कर रही है, मर किसान मर जवान और जय धनवान। ये धनवानों की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था लाल किले की प्राचीर से कि 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। आय तो डबल नहीं हुई, लेकिन हाँ डीएपी खाद का कट्टा जो है वो डबल हो गया है, बिजली डबल हो गई, बीज डबल हो गए, यानी लागत डबल हो गई और इनकम डबल नहीं हुई। तो ये सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है। और उसके आंकड़े मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं। जो केंद्रीय मंत्री है मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम, जिनका नाम मिश्रा जी हैं, अजय कुमार मिश्रा, उन्होंने संसद में बयान दिया कि 2018, 19 और 20 में हमारे देश में 17,000 से ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया, यानी आत्महत्या की। और पिछले 7 महीनों में एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, 1203 किसानों ने आत्महत्या की। तो इनकी सरकार में किसान भी मर रहा है, जवान भी मर रहा है और धनवान हो रहा है। कल मणिपुर में 3 जवान शहीद हो गए, पिछले महीने 10 जवान कश्मीर में शहीद हो गए। तो ये सरकार ना किसानों की है ना जवानों की है, केवल धनवानों की सरकार है। ठीक बात है। मैं भुवन भास्कर जोशी साहब के पास जाऊंगा। इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी ने कल गेहूं को लेकर कहा कि भाई गेहूं खरीद अच्छी नहीं हुई है और जो पैसा गेहूं है वो कॉरपोरेट के जेब में चला गया है, उनके गोदामों में चला गया है। आम किसान को जो हम लाभ दे सकते थे वो हम नहीं दे पाए। जोशी साहब, समाजवादी पार्टी जैसे किसान जगह जगह मंडियों में पीटे जा रहे हैं, अभी किसान नेता ने बताया, राकेश टिकैत ने बताया, चौधरी साहब ने बताया, इसके लिए उनके साथ कैसे खड़ी हो रही है, कैसे उन्हें राहत दे रही समाजवादी पार्टी? जोशी साहब। देखिए, हमें ऐसा लगता है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इनके टारगेट पे रहे किसान, नौजवान और जवान। किसानों का देखिए, आप पहले मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जब आंदोलन करा था किसानों ने, तो उनको माननीय प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने माफी मांगने का काम करा और उन्होंने कहा कि जो हत्याएं हुई हैं उनको मुआवजा मिलने का काम होगा, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा और जो भी उनकी मांगे थी उन सबको मांगने का उन्होंने कहा कि इस पे काम होगा, हम लोग इस पे काम करेंगे गंभीरता से। आज देखिए, आप राकेश टिकैत जी के बयान को मैं आपके चैनल के माध्यम से सुन पा रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि आज तक कोई किसान संगठन में से सरकार ने बातचीत वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी 2021 के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है। जी 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 मैं तो अध्ययनरत हूँ, सुनता रहता हूँ। चौहान साहब बिल्कुल ध्यान से सुना मैंने और आप बिल्कुल गंभीरता से उन्होंने यही कहा। तो ये सरकार किसानों के प्रति क्या सी रवैया रखती है और जो इनके आदत है कहने की, वो तो हमारा चुनावी जुमला था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वो 22 के चुनाव से पहले की घटना है, जब माननीय प्रधानमंत्री देश के सामने आए और उन्होंने किसानों से माफी मांगी और कहा कि आप सबकी मांगों को गंभीरता से हम लोग लें। अब आ जाइए आप जवानों की बात पर। अग्निवीर की योजना लाए, जो जवानों का जो कैरियर था, जवान जो पूरे दे अपनी जो जान है वो देश के लिए कुर्बान करने के लिए जो भर्ती होता है, उसकी हालत क्या कर दी है इन्होंने। नौजवानों की हालत आप देखिए दिल्ली में क्या है। दिल्ली में सड़कों में आज इस देश का युवा पड़ा है, बेटियां पढ़ी हैं, बेटे पढ़े हैं, हमारे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है वो उसका रवैया किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति और जवानों के प्रति, बेटियों को बुला के बात कर रही है भाई। अब आप नहीं कह सकते हो, तो बात कर रही है, बुला रहे हैं उनको लगातार। आज भी बातचीत हुई है जोशी साहब, आज बातचीत हुई है और परिदृश्य भी किस चीज का आ गया। ये 22 के चुनाव से पहले किसानों की मांगे पूरी कर रहे थे, अब 24 से पहले आपकी बात को बड़ी कर देता। आप बहुत देश के बड़े गंभीर पत्रकार है, 24 से पहले हो सकता है खिलाड़ी हमारे नौजवानों की बात को पूरी कर रहे हुए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कितना हो पाएगा। ये 22 की जो उससे पहले की पूर्व की घटना है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी थी और किसानों की कितनी बातें पूरी हो गई। और ये जो आज जो लड़ाई है जिस पे आपने चर्चा चलाई है, वो इतनी तो कह रहे हैं एमएसपी पे कानून बना दीजिए, गारंटी का कानून बना दीजिए, इससे नीचे की लागत पर खरीद नहीं होगी। ये मेरे ख्याल से अगर संपूर्ण विषय को समझा जाए तो इतना ही विषय मेन है।
जिस पर किसान आज पहले भी पिट रहा था, आज भी पिट रहा था। क्या खालिस्तानी, क्या पाकिस्तानी, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको नहीं कहा, लेकिन हालांकि बाद में माफी मांगी। लेकिन आज क्या है किसानों की हालत, आप देखिए, कल परसों कोई दृश्य टीवी में फिर दिखाई दे रहा था। तो जो देश की जो आत्मा है वो किसान है, और जब देश की आत्मा ही खुश नहीं है तो देश कैसे खुश हो सकता है? ठीक बात है, ठीक बात है, बड़ी बात कही डॉक्टर जोशी ने, बड़ी बात कही। मैं किसान नेता संजय दौरलिया के पास आऊँगा। संजय जी, कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर प्रोफेसर योगेश बंधु हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा छोटे किसानों को मिलता नहीं है, बड़े किसान एमएसपी का फ़ायदा उठाते हैं, और जो ये पैसा वैसा थोड़ा बहुत जो बढ़ जाता है 6% 7%, ये कोई बहुत मतलब इसको इस तरह नहीं कहा जा सकता कि इसको कोई बहुत ज़्यादा सीधे सीधे किसानों के आए, बहुत उसमें कोई जंप आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा उसमें उछाल आ जाएगा। ये कितना सही है कि छोटे किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि आपके संगठन में छोटे किसान भी हैं और बड़े किसान भी हैं। संजय दौरलिया जी, नमस्ते जी। नमस्ते। मैं कहना चाह रहा था जी, बहुत देर से सुन रहा हूँ सभी की बात। तो जो चौधरी राकेश टिकैत जी ने, जो हमारे नेताजी है, नेता है, राष्ट्रीय नेता है और भारत के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने जो भी बात कही है बहुत अच्छी बात कही कि किसानों को एमएसपी नहीं मिल पाती। किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, बल्कि किसान छोटा बड़ा नहीं होता, किसान तो किसान है, किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। अब जैसे कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज कर दिया किसानों पर, वो गलत है। सरकार को बुला के पूछना चाहिए कि एमएसपी पर बात करनी चाहिए। अब 13 महीने आंदोलन रहा दिल्ली में, किसानों को पूछे नहीं, किसानों को पाकिस्तानी खालिस्तानी ये बात करी थी नहीं किसानों के साथ। ये सवाल ये है कि वो करें कि छोटे किसानों के पास है, मतलब उनको जो ये सम्मान निधि है, भाई सरकार बिल्कुल क्लियर है कि ये लाभ 6-7% किसानों को मिलता है, तो उनकी 6-7% की वो फिक्र नहीं कर रहे हैं। वो सीधे सम्मान निधि 6,000 रुपया उनकी जेब में डाल रहे हैं, छोटा किसान खुश, वोट उनका पक्का। काहे की चिंता उनका किसानों को? चौधरी सवित मलिक किससे सवाल है मेरा? हेलो जी चौहान साहब, बोलिए। क्या कह रहे थे, समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। मैंने कहा कि भाई अभी हमारे कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर योगेश जी ने कहा कि भाई 6-7% लोग जो बड़े किसान हैं उनको लाभ इसका मिलता है, बाकी का जो मोडस ऑपरेंडी है वो उनकी जेब में सीधे 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में जा रहा है, उनको एमएसपी का लाभ मिलता नहीं, वो छोटे किसान हैं। सरकार को पता है कि अगर 92% 93% जो किसान है उसको हम अगर सम्मान निधि से सम्मानित करके वोट प्राप्त कर लेंगे तो उससे क्या जरूरत है एमएसपी की गारंटी लाने की? फिर देखो, योगेश जी अपनी जगह सही हैं, ये एसी में बैठ के अपना आंकड़ा निकाल रहे हैं। जब किसान खेत में पैदा करता है, इनके हिसाब से तो एमएसपी बंद हो जानी चाहिए। नहीं, वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, मैं बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो कोई आपकी निंदा आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कोई दूसरा मोड निकालना चाहिए ये जो छोटे किसान है उनको राहत देने के लिए, और सरकार ये निकाल ले। वो कतई नहीं कह रहे हैं कि वो सरकार वोट ले रही है या नहीं रही, उनका इन चीजों से कोई मतलब नहीं। इनका मतलब पॉलिटिकल लोगों से निकाले गए हैं जी। अभी बात यहाँ पर एमएसपी की जब चली है, ये एमएसपी ये तो लेके नहीं आए, और जब ये खुद विपक्ष में थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, एमएसपी कमेटी बनी थी जिसकी अध्यक्षता खुद मोदी जी कर रहे थे, तब इन्होंने लिख के दिया था कि एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए। जब राजपाट आपके हाथ में एमएसपी मिल रही है, अब गारंटी नहीं देंगे, वो उनका मन है, एमएसपी तो मिल ही रही है, कह रहे लो भाई एमएसपी। देखो चौहान साहब, हम लोग इनको ये कहते हैं भाई आप जो करना है वो करो, लेकिन किसान के पेट पे लात मत मारो। और जो 6,000 की बात कर रहे हैं, ये पूछिए जब किसान को डीजल 55 रुपए में मिलता था, आज 84 रुपए में मिल रहा है। जो खेत की बिजली 300 रुपए में मिलती थी, वो आज कितने में मिल रही है? जो डीएपी 700 रुपए का बोरा मिलता था, आज 1500 रुपए का मिल रहा है। मोदी जी ने कुछ नहीं दिया है, उल्टा एक जेब से डाल के दूसरी से निकालने का काम किया है। खेती के खर्चे डबल हो गए। आप एक आंकड़ा निकलवा लीजिए कि देश में किसान पहले कितना कर्जदार था और आज कितना कर्जदार है। ठीक बात है, ठीक बात है। की आय लगातार घट रही है, उसके सामने बहुत बुरी स्थिति है। किसान मजबूर होकर सड़कों पर उतरता है, कोई ऐसे ही जान गंवाना नहीं चाहता, लाठी खाना नहीं चाहता।
ठीक बात है। मैं ये परंपरा नहीं बनाना चाहते हम। नहीं, ठीक बात है। बीजेपी खुद सड़कों पर उतरती थी, खुद यात्राएं निकालती थी। अब इनको आंदोलन समझ में नहीं आता। अब आंदोलन जो भी करता है, ठीक है चौधरी साहब, वो अब इनको जब आतंकवाद चौधरी साहब जरा मैं खालिस्तानी मंथन को अब जरा दूसरे विषय में ले जाना चाहता हूं, जो मेरा चूंकि बहुत ही मेरे पास 7-8-10 मिनट का समय बचा है, तो मैं उसे जरा दूसरे विषय में ले जाना चाहता हूं। लखनऊ की बड़ी अदालत में, कचहरी में आज गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या हो गई। एक महिला, एक 2-2.5 साल की बच्ची और कुछ पुलिस वाले घायल हो गए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार इस पर हमला कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक बयान इस पर आया है, और ये क्या घटनाक्रम है जरा जल्दी से हम सुना देते हैं, उसके बाद एक एक रिएक्शन सभी लोगों से लेंगे। क्या लखनऊ में सीसीटीवी में नहीं डेली मिलती घटनाएं आपको? पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना। या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो, तो जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में एफआईआर और जहर खाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे इतने लोग कभी नहीं आए जितने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। यहां आकर के जहर खाए, सोचिए यहां पीछे सड़क पर। ये लॉ एंड ऑर्डर है, गुंडागर्दी ऑर्डर नहीं हो सकती। आपको बहुत धन्यवाद। सर, एक बड़े अधिकारी हैं जो अभी तक पुलिस अभिरक्षा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा और क्या गुंडागर्दी हो सकती है। ये लखनऊ की घटना है, आज पूरे राष्ट्रीय मीडिया में भी ये छाई रही और अभी भी छाई हुई है। मैं सीधे मेहमानों के पास चलूँगा। मलिक जावेद अंसारी से मेरा ये सवाल है, आपके पार्टी समेत विपक्ष सवाल उठा रहा है इस घटना को लेकर, और बीजेपी के लोग और जो उसके मंत्री, सरकार कह रहे कि भाई यहाँ तो कानून का राज है, माफियाओं का दमन हो गया, गुंडों का दमन हो गया है। मलिक जावेद अंसारी। चौहान साहब, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे प्रदेश जो है आज हत्या प्रदेश बन चुका है। और अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा ले 2021-22 की, तो उसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश में एक साल में 3717 मर्डर हुए हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा मर्डर होने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। इनके एक होम मिनिस्टर है केंद्र में, जिनका नाम नित्यानंद राय है। उन्होंने पार्लियामेंट में बताया, लोकसभा में, कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कस्टोडियल डेथ में, यानी पुलिस कस्टडी हो या चाहे जुडिशियल कस्टडी हो। 501 मौतें हुई हैं 2022 से 2023 जनवरी तक। पूरी दुनिया में शायद कस्टडी में 501 मौत कहीं नहीं हुई होगी। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की चैलेंज कर सकता हूं कि कहीं नहीं हुई होगी। और जिस तरीके से हत्याओं का महिमा मंडन किया जाता है इस सरकार में, यह बहुत शर्मनाक है। क्योंकि हमारा देश संविधान से चलेगा, हमारा देश अदालत से चलेगा। अगर अपराधी कोई भी हो, आप उसको मर्डर हो रहा है और सरकार उसका बचाव करती है और बेशरम भाजपा के नेता प्रवक्ता उसका समर्थन करते हैं। ये घटना 1947 में भी हुई थी, जब देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी। वहां पे इतने लोग थे, उसको मार सकते थे गोडसे को, लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं किया। सजा दी, फांसी हुई। तो अदालतें सजा सुनाए। अगर स्टेट कुछ नहीं कर पा रहा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और ये कोर्ट परिसर में ही सजा सुना दी गई। जो उम्र कैद की सजा काट रहा था उसे सजाए मौत दे दी गई। 2-3 निर्दोष लोगों को भी गोली लगी। जेपी लोहिया साहब, कानून का राज है क्या? कानून का राज है क्या? जेपी लोहिया साहब, कानून के मंदिर में यह घटना, और ये केवल अब पहली नहीं है। पुलिस की कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में, चाहे वो दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह हो रही। साकेत कोर्ट में गोली चल रही, इस कोर्ट में गोली चल रही। क्या मजाक हो रखा है देश में? जेपी लोहिया साहब, 10 सेकंड का रिएक्शन। अनम्यूट करिए, बिल्कुल दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको। दुर्गेश जी, इस प्रकार की
जो घटना है, चाहे वो किसी अपराधी के साथ हो, चाहे किसी आम आदमी के साथ हो, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं इतना आश्वस्त होकर आपको ये कहना चाहता हूं कि ये योगी सरकार है, और इस योगी सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जब सपा का राकस सरेआम कत्लेआम होता था, और आज योगी राज में अगर इस प्रकार की जिसने हिमाकत की है, निश्चित तौर पर आप देखना, क्योंकि उसकी तुरंत गिरफ्तारी हुई है और इसका अंजाम आप देखिए। आपकी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं की गया, माफ कीजिएगा, वकीलों ने पकड़ लिया है। और एक 18-20 साल का लड़का है वो। इसी तरह अतीक के मर्डर में 17-18 साल के लड़के। कहां जा रहा है प्रदेश, कहां जा रहा है देश, कौन सा ट्रेंड हो गया है लोहिया जी? कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये सभाओं में जाने वाले नेता भी सुरक्षित नहीं है अगर ये ट्रेंड उत्तर प्रदेश में और देश में चल पड़ा तो। दुर्गेश जी बिल्कुल ठीक आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन योगी राज के अंदर कोई भी माफिया हो, चाहे तो गुंडा है, इस प्रकार की अगर जुर्रत उठाएगा तो निश्चित तौर पर उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं भुवन भास्कर जोशी के पास जाता हूं। जोशी जी, अभी भी ये कह रहे हैं आपकी सरकार में बहुत गुंडाई, बड़ी बदमाशी, बड़ा सब होता था। अभी आपके अध्यक्ष जी ने तमाम वाकियात गिनाए हैं। भुवन भास्कर जोशी। चौहान साहब, हत्या प्रदेश तो हो ही गया है, जंगल राज भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लेकिन एक बात के लिए ये लोग बधाई के पात्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हमारे बैठे हैं यहाँ पर। ऑनलाइन हत्याएं भी अब उत्तर प्रदेश में चल रही है। पहले हत्याएं कभी भी किसी की सरकार रही हो, ऑनलाइन हत्या नहीं होती थी। अब ऑनलाइन हत्या का ट्रेंड लाने के लिए योगी जी और इनके जो प्रवक्ता साथी बैठे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। ये नया ट्रेंड लेके आते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज शासन प्रशासन का ये पहला फेलियर नहीं है, इनके इंटेलिजेंस का ये पहला फेलियर नहीं है। अभी आप देख पा रहे होंगे प्रयागराज की जो घटना है, उसकी आग अभी शांत भी नहीं हो पाई थी। ये दूसरी घटना है, और ये घटना कहां पर हुई है? जो हृदय होता है, जो किसी प्रदेश का दिल होता है, उसकी राजधानी होती है। और राजधानी में भी वो न्यायालय जहां पर वकील होते हैं, जज होते हैं, और आप आम जनता होती है जो न्याय की मांगने के लिए जाती है। सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, गैर सरकारी कर्मचारी होते हैं, आम जनमानस होते हैं, दुखिया लोग होते हैं। तो ये बताने को काफी है कि आज योगी सरकार में जो ये दावा करते हैं कि आज जो हत्या करने वाले हैं वो बिलों में छुप गए हैं। वो बार बार बता रहा है, कभी प्रयागराज की घटना के माध्यम से, चाहे वो बम फेंकने वाले थे, चाहे वो उस व्यक्ति की जो लगातार वहां पर एक गवाह था उमेश पाल जी, उसकी हत्या हो जाती है, और आज ये घटना हो जाती है। ये बताने के कस्टोडियल डेथ में तो ये रिकॉर्ड बनाने की ओर है। कस्टोडियल डेथ तो एक इनका पर्याय बन चुका है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पहचान बन चुका है। तो स्थिति बद से बदतर है। मैं तो कहूंगा योगी जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, और या तो चुनाव में चले जाना चाहिए या विपक्ष को मौका दे देना चाहिए। अभी तो चुनाव हुआ है, कहां दोबारा चुनाव करा रहे हैं भाई? लाइन ऑर्डर सुधारना चाहिए, लाइन ऑर्डर सुधरे, कानून सुधरे। बोलिए बोलिए जेपी लोहिया से 5 सेकंड आपको बस बोलिए। 2016 से पहले था जिसमें गुंडे माफिया पलते थे, आज वो सरकार है जिसमें गुंडे माफियाओं का सफाया होता है। और मैं निश्चित तौर पर दुर्गेश जी ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देगा, उसका भी अंजाम बुराई होगा। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं मलिक जावेद अंसारी के पास जाऊंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, और आज कोर्ट में है ये शूट आउट हुआ है, और कोर्ट में कानून के मंदिर में शूट आउट हुआ। एक गैंगस्टर की हत्या हुई, 3-4 निर्दोष लोगों को गोली लगी, 1.5-2 साल की एक बच्ची भी है। दिल्ली में भी कोर्ट में कई शूट आउट हाल में हुए हैं, जौनपुर में कोर्ट में शूट आउट हुआ, यहाँ प्रयागराज की घटनाएं 2-3 जो हैं सामने। एक वकील होने के नाते किस तरह आप देखते हैं इसको? ये बहुत शर्मनाक है, और ये सिक्योरिटी सिस्टम हर जगह, अब तो हर कोर्ट के बाहर पूरा सेटअप होता है, पुलिस होती है, गेट पे पूरा मॉनिटरिंग होती है, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो ये लापरवाही है। ये तो बहुत छोटी बात है कि कोई निकल गया हो एक बंदा, लेकिन देखने की बात है, मैंने आपको एक आंकड़ा दिया है अपना, 501 मौतें 1 साल में हुई हैं, और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम। और चिंताजनक बात यह है कि कोई वकील बनकर आ रहा, कोई पत्रकार बनकर आ रहा है, हो सकता है कोई डॉक्टर बनकर आ जाए अगला वाला। ये दिक्कत है। नहीं तो फिर वो कर क्या रहे? फिर पुलिस किस लिए है? ये तो कहते हैं, दावा करते हैं कानून व्यवस्था। पहले जो जंगल में जो डाकू रहते थे, वो पुलिस की वर्दी पहन के आ जाते थे घरों में डाका डालने। लोग समझते थे पुलिस आ गई, दरवाजा खोल देते थे। हमें तो लग रहा पुलिस बनकर भी कोई आने वाला है।
हो सकता है, ऐसा राज चल रहा है कि आ सकता है। यहाँ पे तो नेता बन के आ सकता है, वकील बन के आ सकता है, डॉक्टर बन के आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। दुनिया में पहली बार देखा कि कैमरे इंटरव्यू चल रहा है और गोली मार देता है आदमी जो पुलिस के साथ चल रहे हैं। ये तो हमने पहली बार देखा है। मलिक जावेद, ठीक है, थैंक यू। अब मैं थैंक यू, आप बने रहिए। अभी मैं पूरी तरह धन्यवाद नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं चौधरी सवित मलिक के पास जाऊँगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या इससे कोई इस तरह का असर समाज में, किसानों में, नौजवानों में, क्या इस तरह की घटनाओं को लेकर क्या रिएक्शन है? चूंकि आप लोग ज़मीन में रहते हैं, ज़मीन किसानों के बीच में रहते हैं। चौधरी साहब। चौहान साहब, ऐसी घटनाएं तो मतलब पहले भी होती रही हैं, ऐसा नहीं कि हो रही है। लेकिन पहले क्या था, लोग कहते थे कि देखभाल करेंगे, रोकेंगे, लेकिन अब तो यहाँ पर हमारे उप मुख्यमंत्री का बेटा कहता है कि हमारी पुलिस गुंडों को ठोकने का काम कर रही है। मतलब कानून की जरूरत नहीं है, पुलिस ही सब कर देगी। अभी आपने सुना होगा केशव प्रसाद मौर्य जी के बेटे ने कहा कि हमारी पुलिस ने अतीक को मारा है, अब हमारी पुलिस गुंडों को मारने का काम कर रही है। मतलब कानून पे इन लोगों को विश्वास नहीं है और ये जो है ऑन द स्पॉट फैसला करने का काम कर रहे हैं। कानून किसी भी बात में नहीं मानते। हम तो कहते हैं जो हमारा देश का कानून है, बीजेपी उसको फॉलो कराने में सक्षम नहीं है, सबसे कमजोर पार्टी है। अरे छोटे छोटे मील वाले इन पे नहीं सुधरते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 14 दिन में गन्ना भुगतान करा दो। मील पर हम चर्चा करेंगे, चर्चा पेंडिंग है, काफी दिनों से पेंडिंग है, ये मुद्दा हम लेंगे। अब 5 सेकंड में दे रहा हूं लोहिया जी इस पर रिएक्शन देने के लिए, उसके बाद मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। फाइनल कमेंट योगेश जी का रहेगा इसमें। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस से 850 करोड़ खाली शामली के छोटे से जिले का बाकी। चौधरी साहब, अब मिल वाला किसी और दिन कर लेंगे, आज इसमें मत मिलाइए कृपया। बोलिए लोहिया जी। जो गुंडे और माफिया को पालते थे, उत्तर प्रदेश के आम जनमानस से पूछे जाकर वो कितनी खुशी से वो आज रात भर बहन बेटी आज आराम से चैन से बाहर निकल। भाजपा के सांसद पुलिस थानों पे हमला कर रहे हैं। भाजपा के सांसद, हाँ, ये वाला तो आपने याद ही दिला दिया, वो सुब्रत पाठक वाला, पुलिस को दौड़ा के मारा है। क्या बात है, आप लोगों की याददाश्त भी जबरदस्त है भाई, मैं तो भूल गया था ये। ठीक है, अब वक्त खत्म हो चुका। सभी मेहमान, अब सभी को जितना वक्त मुझे देना था या जो सबको पूरा मौका मिला। फाइनल कमेंट डॉक्टर योगेश जी का। योगेश जी, इस तरीके की जो सनसनीखेज अपराध होते हैं, हालांकि आपका विषय नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि अर्थशास्त्री हैं आप और अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, क्या इस तरीके की घटनाएं, सनसनीखेज घटनाएं, क्या कहीं हमारी आर्थिक प्रगति पर कोई असर डालती हैं क्या? अनम्यूट करिए, फाइनल कमेंट आपका, फिर मैं खत्म करूंगा। योगेश जी। सॉरी, म्यूट पे था। मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ही वो सब्जेक्ट था जिसके बिहाफ पे हम कहें कि यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखी जा रही थी और तरक्की देखी जा रही है। तो अगर कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर हर्ट होता है तो प्रदेश के छवि के लिए भी ये गलत है और आर्थिक विकास के लिए भी ये अच्छा नहीं हो सकता है। तो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को तेजी से लगाम लगाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर योगेश बंधु जी, आपका बहुत शुक्रिया। जेपी लोहिया साहब, मलिक जावेद अंसारी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, चौधरी सवित मलिक और किसान नेता संजय दौरलिया और चौधरी राकेश टिकैत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो हमारे चैनल के न्यूज़ को देखते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सवाल चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पुलिस का जवान हो और चाहे आम आदमी हो, सवाल पेट का, रोजी रोटी का और सवाल सुरक्षा का, ये दो बड़े अहम मसले हैं, रोटी और सुरक्षा। पहले मुद्दा था रोटी, कपड़ा और मकान, अब रोटी और सुरक्षा, पेट भरे और हम सुरक्षित रहें, ये बड़े मुद्दे हैं। विपक्ष 2024 के इलेक्शन में ये दो मुद्दे उठाने की कोशिश में है, उठा रहा है और सत्ता पक्ष इसका जवाब दे रहा है कि उसने बहुत अच्छी कानून व्यवस्था बना रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।